नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर देख रहे थे। 3 क्लासेज अपनी हो चुकी है। आज अपना जो रहेगा वो इस क्लास में कि लेवल 1 की जो शिक्षण विधियां हैं, लेवल 1 की शिक्षण विधियां, और साथ में जो है आपके लेवल 1 के जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो रहेंगे। लेवल 1 का जो अपन ने सब्जेक्ट है, जो स्कूल सब्जेक्ट है, वो पहले देख लिए हैं पिछली क्लास में मॉडल पेपर नंबर 3 में। तो आज अपन जो है शिक्षण विधियां और साइकोलॉजी को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक बुद्धि के पास मॉडल से असंबंधित है। तो बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया? तो पास तो दास, ये तो पक्का है इसमें, ठीक है। तो एक तो हो गए जेपी दास, दूसरे हो गए जेक नागलिरी, ठीक है, तीसरे हो गए किर्बी। और इन्होंने ये पास मॉडल 1994 में दिया। कब दिया? 1994 में। तो कौन असंबंधित है? तो सीएस भाटिया असंबंधित है। अब बात मैं आपको बता दूं कि पास का है क्या मतलब। पास ऐसे मिलकर बना है जिसमें P फॉर प्लानिंग है। P फॉर क्या है? प्लानिंग, यानी योजना बनाना, ठीक है। फिर आता ए फॉर है अटेंशन, अटेंशन जिसको अपन कह सकते हैं ध्यान, ठीक है। एस फॉर है, इसमें पहला जो एस है वो है सिमुल्टेनियस, इसका मतलब हो गया समकालिक। और जो अगला एस है वो है सक्सेसिव, सक्सेसिव, और सक्सेसिव मतलब है कर्मिक। तो ये जो है आपका बुद्धि का कौन सा मॉडल है? पास मॉडल, जो जेपी दास, जेक नागलिरी और किर्बी ने 1994 में दिया था। अगला क्वेश्चन है कि कफ की प्रधानता, कफ की प्रधानता वाले व्यक्तियों को हिपोक्रेटस द्वारा वर्गीकृत किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे आपको जो है हिंदी में इनको ज्यादा याद रखना है। जो हिपोक्रेटस है, उन्होंने जो है 4 भागों में व्यक्तित्व को बांटा। सबसे पहले थे सैंग्विन। कौन से? सैंग्विन, ठीक है, सैंग्विन जिसमें जो है हम कह सकते हैं रक्त प्रधानता हो, ठीक है। दूसरे थे क्लोरिक। कौन से? क्लोरिक। और क्लोरिक जो है, या कोलेरिक जो है, कोलेरिक लिख देते हैं, क्लोरिक नहीं, कोलेरिक, कोलेरिक। और कोलेरिक जो है ये थे पीला पित्त की प्रधान वाले। कौन से? पीला पित्त प्रधान हो जिसमें। तीसरे आते हैं मेलोनिक, मेलनकोलिक। और मेलनकोलिक जो है आपके, इसमें काले जो है काला पित्त जो है वो प्रधान होता था। फिर चौथे जो आते थे वो आते थे फ्लेगमेटिक, फ्लेगमेटिक। और फ्लेगमेटिक जो है इनमें होती थी कफ की प्रधानता। और ये जो है ना फ्लेगमेटिक, ये क्या होते थे? अधिक शांत होते थे, ठीक है। क्या होते थे? शांत, स्थिर और भावहीन। शांत, स्थिर व भावहीन। और इस फ्लेगमेटिक को हिंदी में कहते हैं श्लेष्मिक। क्या कहते हैं? श्लेष्मिक। हालांकि आपको जो पेपर मिलेगा उसमें फ्लेगमेटिक जो है वो अलग से लिखा हुआ आएगा इंग्लिश में। तो फ्लेगमेटिक या हम कह सकते हैं श्लेष्मिक जो है वो आपका हिपोक्रेटस द्वारा वर्गीकृत कफ की प्रधानता वाले जो है वर्गीकरण है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि चित्र कुंठा परीक्षण के संदर्भ में प्रयुक्त आकृति होती है। किसके? चित्रगत कुंठा परीक्षण जो है उसके संदर्भ में प्रयुक्त आकृति कौन सी होती है? ठीक, सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं, जो इसका उत्तर होगा वो होगा मानव। क्या होगा? मानव। यह परीक्षण दिया किसने? रोजनविग ने दिया। किसने? रोजनविग ने। और इसमें इन्होंने 24 कार्टून या चित्र का जो है प्रयोग किया, और जिनको अपन जो है क्या है, जिसमें क्या है, मानव के चित्र थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? सबसे पहले एकल प्रयास का सिद्धांत एडविन रे गुथरी ने दिया, बिल्कुल सही बात है। फिर चालक न्यूनता का सिद्धांत, ये जो है किसका है? क्लार्क हल का है। एक मिनट, ये किसका है? क्लार्क हल का है। क्लार्क हल, ये जो है बेंड्यूस का नहीं है। तो चालक न्यूनता का सिद्धांत क्लार्क हल का है। फिर अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत टोलमैन, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर सूज का सिद्धांत, तो ये कोहलर, ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अभी साइकोलॉजी के बाद में जो आपके टीचिंग मेथड भी आएंगे। अधिगम की विशेषता नहीं है, ये जैविक परिपक्वता से जुड़ी होती है। मतलब क्या है कि अधिगम की विशेषता नहीं है, तो ये जैविक परिपक्वता से जुड़ी है। तो परिपक्वता और अधिगम का वैसे कोई संबंध नहीं होता, फिर भी आगे वाले देखते हैं। ये अनुभवों का संगठन है, बिल्कुल। ये एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल। ये एक विवेकपूर्ण क्रिया है, ये क्या है? एक विवेकपूर्ण क्रिया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ये जैविक परिपक्वता से जुड़ी है, तो मेरा तो मानना है ये भी सही है।
कारण कि परिपक्वता के कारण अधिगम नहीं होता, परिपक्वता के कारण अधिगम नहीं होता, लेकिन परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, तो मेरे हिसाब से तो है प्रभावित करती है। ठीक है, इसका उत्तर जो माना गया वो ए माना गया, लेकिन मेरा ये जोड़ मानना है कि ये जैविक परिपक्वता से जुड़ा होता है। बिल्कुल होता है, परिपक्वता जो है अधिगम को प्रभावित करती है, बस परिपक्वता के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है ना, वो अधिगम नहीं होता। तो मैं अगर यहां होता तो उत्तर मानता 4 नंबर को, ये विवेकपूर्ण क्रिया है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा विवेकपूर्ण ही हो। ठीक है, तो मैं इसको उत्तर जो है डी मानता, लेकिन जो है आंसर की मैं इसको ए माना। आप खुद बताओ कि कौन सा ज्यादा सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति को सही तरीके से व्यक्त नहीं करता? ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर बल देता है, तो ये तो करता है। छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने का प्रयास करता है, बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान ये करता है। बालक के मानसिक विकार की पहचान का कार्य करता है, बिल्कुल कर सकता है। आगे देखो, कक्ष में व्याप्त व्यक्तिगत भिन्नता को समझने पर बल देता है, बिल्कुल देता है। लेकिन जो मानसिक विकार है इनकी पहचान का जो है कोई कार्य शिक्षा मनोविज्ञान नहीं करता, मनोविज्ञान जरूर करता लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान नहीं करता। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चन है। फिर है, मोहन को उसके शिक्षक द्वारा डांटने पर मोहन द्वारा अपनी गलती को स्वीकार कर लिया जाता है और अपनी गलती को सुधारने का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया में मोहन द्वारा प्रयुक्त रक्षात्मक युक्ति कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हो क्या रहा है कि मोहन को जो है शिक्षक डांटता है और डांटने के कारण वो अपनी गलती को स्वीकार भी कर लेता है और अपनी गलती को सुधारने का भी प्रयास करता है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया होती है आपकी समन। ठीक है, क्या होती है? समन। दमन और समन में क्या होता है, जो है समन में जो है कोई भी अवांछित क्रिया है, अवांछित क्रिया को जानबूझकर जो है भूल जाना या जानबूझकर मस्तिष्क से हटा देना, बूझकर दिमाग या मस्तिष्क से हटा देना, ये होता है समन। और दमन में क्या होता है कि कोई अवांछित क्रिया या अवांछित क्रिया का अपने आप मतलब समय के साथ अपने आप जो है मस्तिष्क से हट जाना, ये होता है आपका दमन। और प्रतिगमन क्या होता है? प्रतिगमन में होता है वक्त में पीछे लौटना। जैसे कोई जो है बड़ा व्यक्ति मुंह में उंगली लेकर रखता है, अंगूठा लेकर रखता है, मतलब बच्चा बन के रहता है। कोई जो है बुढ़े व्यक्ति को अपनी माँ की ममता याद आना, तो ये वक्त में पीछे लौटना जो है ये क्या हो जाता है? आपका प्रतिगमन। अगला क्वेश्चन, एक बालक कलम शब्द को रुक कर तथा विकृत रूप में पढ़ने का प्रयास करता है। बालक की अधिगम अक्षमता मानी जानी चाहिए। तो कलम जो शब्द है उसको रुक कर तथा विकृत रूप में पढ़ने मतलब वो पढ़ता है। तो ये जो है आपका क्या पढ़ने की बात हो रही है और पढ़ने से संबंधित हो गया डिसलेक्सिया। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिस्ग्राफिया। लिखने संबंधी अधिगम कठिनाई, लिखने संबंधी कठिनाई कह सकते हैं, संबंधी कठिनाई। ठीक है, और डिसलेक्सिया इसमें क्या हो रहा है? पढ़ने संबंधी विकृति। और डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन, तो गणना संबंधी कठिनाई, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अभिवृद्धि की विशेषता है। अभिवृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आगे देखते हैं, अभिवृद्धि प्रकार्यात्मक परिवर्तनों पर बोधक है। कार्यात्मक बिल्कुल नहीं, कार्यात्मक पर है, जो प्रकार्यात्मक पर होता है विकास। ठीक है, फिर अभिवृद्धि में परिवर्तन का केवल अनुभव संभव है। अनुभव, सिर्फ अनुभव तो किसका होता है? विकास का होता है। जैसे माइंड वगैरह अपना ज्यादा चलने लग जाता है। जो आपका अभिवृद्धि है ना, वो सामने दिखती है, वो प्रत्यक्ष दिखती है, हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष दिखती है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। फिर अभिवृद्धि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, तो बिल्कुल नहीं। अभिवृद्धि जैसे 18 साल के बाद अपनी हाइट वगैरह रुक जाती है, तो अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है। क्या चलती है? निश्चित समय तक चलती है, निश्चित समय तक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गेरेट के अभिप्रेरक वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो गेरेट ने वर्गीकरण किया था, उसमें 3 भागों में बांटा था। जैविक अभिप्रेरक, ठीक है, दूसरा मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, तीसरा जो है वो है सामाजिक अभिप्रेरक। एक मिनट, लिखा नहीं जा रहा, एक मिनट। सामाजिक
अभिप्रेरक। अब देखो कौन सा नहीं है, जैविक है बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक है बिल्कुल, सामाजिक है तो अर्जित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। अब शिक्षण विधियों के 20 क्वेश्चन है। निम्न में से काव्य शिक्षण विधि नहीं है। वापस बता दूं कि जो है शिक्षण विधियों के आपके जो भी 4-4 क्वेश्चन आने हैं वो यहां से आपको देख सकते हो। तो अब है कि काव्य शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है वो बताना है। तो व्यास विधि ये काव्य शिक्षण की है बिल्कुल। अर्थबोध, अर्थबोध आपको पता है काव्य शिक्षण में कराते हैं। काव्य का मतलब कविता पढ़ाना, कविता में अर्थबोध होता है। गीत विधि, गीत भी हम किसको गाते हैं, देखो कॉमन सेंस से कर सकते हो। व्यास तो अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो व्यास काव्य शिक्षण की है। अर्थबोध, अर्थबोध का मतलब है काव्य को पढ़ पढ़कर अर्थ बताना, बिल्कुल काव्य शिक्षण की है। गीत विधि, गीत अपन जो है कविताओं को ही गा सकते हैं, पाठों को गीत के रूप में नहीं गा सकते। तो उद्बोधन विधि, उद्बोधन यानी कि एक प्रकार से भाषण टाइप से, और ये हमेशा गद्य जो होता है उसकी विधि है, गद्य विधि है। काव्य शिक्षण जिसको अपन कह सकते हैं पद शिक्षण है, ये अलग चीज है जिसमें जो है कविताएं पढ़ाई जाती है। और गद्य विधि में जो से अपन कह सकते हैं पूरा का पूरा जो ग्राफ टाइप से पूरा आता है वो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्वान भाषाई कौशल में लिखने को पढ़ने की तुलना में अधिक वरीयता प्रदान करता है। लिखने को पढ़ने की तुलना में अधिक वरीयता कौन प्रदान करता है ये पूछा। तो लिखने को पढ़ने की तुलना में अधिक जो वरीयता है वो मारिया मॉन्टेसरी देती है। कौन देती है, मतलब लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने की तुलना में। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में अत्यधिक परीक्षा दबाव किसका द्योतक है। अत्यधिक परीक्षा दबाव जो है वो किसका द्योतक है। छात्रों की आत्मनिर्भरता का तो ये तो नहीं है, क्योंकि दबाव है इसका मतलब नेगेटिव उत्तर होगा। शिक्षक की दक्षता ये भी नहीं है। कक्षा अनुशासन ये भी नहीं है। रचनात्मकता का हास ये नेगेटिव है, मतलब चीज दबाव है मतलब नेगेटिव होगा उत्तर, और नेगेटिव उत्तर ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में ही दिख रहा है। तो ऐसे अपन निकाल भी सकते हैं अगर अपने को नहीं आता तब। इधर शैक्षिक उपकरण है, इधर आविष्कारक है कि किसका आविष्कार किसने किया है। तो सबसे पहले बात करें संगणक यंत्र, और संगणक यंत्र का जो है जिसको अपन कंप्यूटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कंप्यूटर। और संगणक यंत्र जो है इसका खोज करता है चार्ल्स बेबेज। तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। कलर चेंज करके लिख देते हैं दूसरा ताकि मिक्स नहीं हो। दूरदर्शन, दूरदर्शन का आविष्कार, या हम कह सकते हैं टीवी बोला यहां पर, टीवी का आविष्कार किसने किया। तो जे.एल. बेड ने किया, इन्होंने किया, ठीक। अलग कलर लिखते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। रेडियो का आविष्कार, और रेडियो का आविष्कार किया मार्कोनी ने। किसने किया, मार्कोनी ने। और फिर बच गया आपका ग्रामोफोन, और ग्रामोफोन का आविष्कार किया थॉमस एल्वा एडिसन ने, ठीक है। तो जो जिस कलर में लिखा हुआ है उस कलर से सुमेलित है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने, टीवी का आविष्कार जे.एल. बेड ने, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने, और ग्रामोफोन का थॉमस एल्वा एडिसन ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। देखो शिक्षण विधियां ना कॉमन सेंस से भी हो जाती है, लगभग 7 क्वेश्चन 10 में से शिक्षण विधि कॉमन जो सेंस है आपका उससे भी हो जाती है कि कौन सी स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन को जो है अवसर प्रदान करती है। देखो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा बिल्कुल नहीं। वस्तुनिष्ठ का मतलब है एमसीक्यू जो क्वेश्चन आते हैं एबीसीडी अध्याय वाले, क्या वो स्वतंत्र चिंतन का जो मतलब मूल्यांकन करते हैं, बिल्कुल नहीं। उसमें तो फिक्स उत्तर होता है। निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा हो सकता है, ठीक है। लघु उत्तरात्मक परीक्षा हो सकती है, आगे भी देखते हैं। लघु उत्तरात्मक मतलब छोटा सा जो उत्तर अपन देते हैं। फिर अति लघुरात्मक तो उसमें और छोटा देते हैं। तो सबसे ज्यादा स्वतंत्र चिंतन किसमें होगा, निबंधात्मक में। जैसे अपन कहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखो, तो कितना अच्छे से अपन जो स्वतंत्र चिंतन करके अपने मन से लिख सकते हैं। फिर तत्कालिक लक्ष्य यानी हाथों हाथ जो लक्ष्य होते हैं, विद्यार्थी की अधिगम समस्या तथा कठिनाइयों को हल करने हेतु शिक्षण है। मतलब तत्कालिक लक्ष्य और विद्यार्थियों की अधिगम समस्या व कठिनाइयों को हल करने वाले शिक्षण को। तो यहां पर कठिनाइयों को हल करने वाला शिक्षण तो मतलब हो गया आपका उपचारात्मक शिक्षण। एक मिनट, क्या हो गया, उपचारात्मक शिक्षण हो गया। निदानात्मक में क्या होता है, कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। कठिनाई का पता लगाया जाता है, पता लगाया जाता है, ठीक है। कठिनाई का पता किसमें लगाया जाता है, निदानात्मक में, और हल कहां किया जाता है, उपचारात्मक में। फिर अब प्रोजेक्ट सहृदय उद्देश्य पूर्ण कार्य होता है। तो प्रोजेक्ट जो होता है ना, जो अपन प्रोजेक्ट फाइल वगैरह या जो भी बनाते हैं, वो एक क्या उद्देश्य पूर्ण कार्य होता है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाए।
प्रोजेक्ट के संबंध में उक्त विचार किसने प्रस्तुत किया? तो ये डायरेक्ट परिभाषा आपके दिमाग में होनी चाहिए। किलपैट्रिक ने दी, तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी। प्रोजेक्ट नाम आते ही किलपैट्रिक उत्तर होने के चांस फुल रहेंगे। अगला क्वेश्चन अब सामाजिक ईवीएस से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अभिनय क्यों किया जाता है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अभिनय क्यों किया जाता है, ये पूछा है। तो सबसे पहला है कि मस्तिष्क उद्वेलन के लिए। ये तो जो को वैसे साइंस और मैथ से ज्यादा संबंधित है, तो इसके चांस कम लग रहे हैं। विषय का सतही ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि बात हो रही है अभिनय की। अभिनय मतलब हो गया नाटक क्यों किए जाते हैं, ठीक है, पात्र वगैरह बनाकर। व्यवहारिक ज्ञान की अनुभूति करने के लिए हो सकता है। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बिल्कुल नहीं, तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यवहारिक ज्ञान की अनुभूति हेतु सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अभिनय किया जाता है। फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल डैश है। किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, तो किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, ये तो आपको पता ही पहले ही गलत हो गया। शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। शिक्षक तो सबसे सेम अपेक्षा भी कर सकते हैं। कक्षा के जीवन से होना चाहिए, ये तो कोई समझ में नहीं आया, हटा देते हैं। बाहर के जीवन के साथ, हाँ, कक्षा के जीवन में तो एक लिमिटेड होना चाहिए, कक्षा तक नहीं, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। मतलब सामाजिक विज्ञान अपन तभी, जो है नाम ही सामाजिक है, तो समाज में रहकर सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष की श्रेणियों का श्रेणीबद्ध क्रम बताओ। तो संज्ञानात्मक में कौन सा है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो पहला ही इसका उत्तर हो गया, ठीक है, तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रचनात्मक आंकलन के संबंध में कौन सही नहीं है? रचनात्मक जो सत्र के दौरान होता है, सत्र के या पढ़ाई के साथ साथ होता है, ठीक है, क्या होता है? साथ साथ होता है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, बिल्कुल सही बात है कि कैसी प्रगति करें साथ साथ में। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आंकलन में मदद कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, तो प्रत्येक तिमाही में जो है कोई सूचना दी जानी कोई जरूरी नहीं होता, वो होता है योगात्मक आंकलन का। क्या होता है? योगात्मक आंकलन का, क्योंकि रचनात्मक आंकलन सत्र भर चलता रहता है, मतलब कभी भी हो सकता है, कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, अवधि नहीं होती है, ठीक है, कभी भी हो सकता है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्रवाई में मदद करता है, ये बात सही है। फिर गणित शिक्षण की स्वयं ज्ञान विधि या अनुसंधान विधि के जनक माने जाते हैं। अनुसंधान, अपने नीलमान जो मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुना है, तो अनुसंधान नाम आते ही आर्मस्ट्रॉन्ग कर देना है आंख बंद करके। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुक ने क्या दी थी? खेल विधि। क्या दी थी? खेल विधि, ठीक है। किलपैट्रिक ने क्या दी थी? प्रोजेक्ट विधि। कौन सी? प्रोजेक्ट विधि, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, गणित में स्लाइड रूल का उपयोग किसके काम के लिए होता है? मतलब स्लाइड रूल जो होती है, स्लाइड रूल जो है गुणन व भाजन के लिए होती है। किसके लिए होती है? गुणन व भाजन, गुणा और भाग करने के लिए होती है। फिर है, निम्न में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? मुक्त अंत का मतलब है जिसके जो है उत्तर मतलब एक प्रकार से अपन जो है मतलब कितने भी दे सकते हैं, मतलब अपने मन से जो है चिंतन से कितने भी, या चिंतन या स्वतंत्र चिंतन से उत्तर दे सकते हैं, से उत्तर दे सकते हैं। जैसे साबुन क्या होता है, तो इसको स्वतंत्र चिंतन से उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि फिक्स उत्तर होता है, ठीक है, ये तो कैंसिल है। फिर साबुन के क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, इसके स्वतंत्र उत्तर दे सकते हैं अपन अपने हिसाब से। फिर साबुनीकरण की परिभाषा, तो ये फिक्स उत्तर है। न्यूटन के गति के कितने नियम है? 3 नियम है, तो ये भी एक फिक्स उत्तर है। तो अपन मुक्त अंत वाला प्रश्न कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ये अलग अलग तरीके से बताया जा सकता है, ठीक है। फिर समष्टिगत मूल्यांकन का उपयोग कब किया जाता है? समष्टिगत मूल्यांकन का उपयोग, तो समष्टिगत मूल्यांकन का प्रयोग कब किया जाता है? तो समष्टिगत होता है आपका योगात्मक आंकलन। क्या होता है? योगात्मक आंकलन। और योगात्मक आंकलन या मूल्यांकन होता है वो क्या किया जाता है? कोई भी जो मतलब हम कह सकते हैं कोई भी कोर्स, या हम कह सकते हैं कोई भी पाठ्यक्रम जो पूरा हो जाता है अंत में किया जाता है। पाठ्यक्रम या सत्र के अंत में किया जाता है, पाठ्यक्रम या सत्र के अंत में किया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अध्यापन के दौरान। ये तो रचनात्मक हो गया, अध्यापन के प्रारंभ में। ये तो बेस लाइन असेसमेंट हो गया, बेस लाइन, ठीक है। फिर है मौखिक अभ्यास के लिए गलत इकाई या पाठ्यक्रम के अंत में, तो उत्तर ऑप्शन नंबर डी,
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एडगर डेल के शंकु में निम्न में से कौन सा शीर्ष की ओर उच्चतम होगा? बिल्कुल सही बात है, ये मैं कई बार बता चुका कि सबसे ऊपर कौन सा होता है। तो सबसे ऊपर देखो, आप ऐसे चलते हैं, उच्चतम पूछा आपसे इस हिसाब से, तो सबसे नीचे आता है आपका कौन सा? प्रत्यक्ष। और सबसे ऊपर ऐसे चलते चलते, ये पहले मैं बहुत बार बता चुका, तो डायरेक्ट बता देता हूं, मौखिक प्रतीक। क्या आते हैं? मौखिक प्रतीक उच्चतम होते हैं, तो उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इंग्लिश के जो बचे हुए 4 टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि जो ट्रांसलेशन मेथड है उसके मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे पहला जो है कि एम्फेसाइज ऑन ओरल कम्युनिकेशन, क्या ये ओरल कम्युनिकेशन पर ज्यादा बल देता है? आगे देखते हैं। फोकस ऑन ट्रांसलेशन एंड ग्रामर रूल्स, तो बात ही नाम क्या, और ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉमन सेंस से अपने कर सकते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश को पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? यूजिंग रियल लाइफ कम्युनिकेशन, मतलब रियल लाइफ कम्युनिकेशन को यूज करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इनकवरेजिंग पैसिव लर्निंग, इनकवरेजिंग पैसिव लर्निंग, तो पैसिव लर्निंग पर ज्यादा बल नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो जो है अपने को किस पर ज्यादा देना चाहिए? इसमें अपने को जो रूल्स वगैरह हैं ग्रामेटिकल, उन पर जो है ज्यादा रूल जिया जा रहा है। ठीक है, और पढ़ने का तरीका है LSRW, एल मतलब लर्निंग, ये जो है एक तो ये याद रख लेना बस आप इंग्लिश में, कि ये कर्म याद रख लेना, LSRW लर्निंग, यानी बच्चा सबसे पहले लर्न करना सीखता है, फिर S फॉर स्पीकिंग, फिर स्पीकिंग सीखता है, फिर रीडिंग सीखता है, और फिर सीखता है राइटिंग, फिर क्या सीखता है? राइटिंग सीखता है। ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, फिर मल्टीलिंगुअलिज्म इज डिफाइंड एज ए, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है? बहुभाषा, हिंदी में कहते हैं इसको बहुभाषा। ठीक है, स्पीकिंग ओनली 1 लैंग्वेज, बिल्कुल नहीं। फिर क्या होगा? तो स्पीकिंग ओनली 2 लैंग्वेज, बिल्कुल नहीं, नाम ही बहुभाषा है, तो स्पीकिंग 2 और मोर लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। देखो कॉमन सेंस से कर रहा हूं, मेरे को भी इतना नहीं आता इंग्लिश के टीचिंग मेथड, मैं खुद साइंस मैथ से जो है सिलेक्टेड था इसमें, और फिलहाल मैं 2nd ग्रेड जो है मैथ का टीचर हूं। फिर रिमीडियल टीचिंग, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण, हिंदी में बस पढ़ना ध्यान रखो आप, उपचारात्मक, क्योंकि हिंदी आती है अपने को थोड़ा सा सेफ फील होता है। उपचारात्मक शिक्षण एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स, remedial teaching is as a part of formative assessment means diagnosing and addressing gap in learning, मतलब जो आपका डायग्नोजिंग मतलब क्या हो गया? निदानात्मक, निदान, कोई चीज का निदान यानी कि पता लगाना, और फिर जो है पता लगाने के बाद में जो है उसको लर्निंग गैप को कम करना, उपचार करना, ये रिमीडियल टीचिंग का काम है। अब आप जो है बता देना आगे अपने को क्या करना है। मैंने एक पूरा मॉडल पेपर करवा दिया 150 क्वेश्चन का। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।